गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर कुछ वर्कआउट करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको करते हैं तो ग्रामर का जो रूल है वो तो रिवीजन हो ही जाएगा, साथ साथ आपको एक वे पता चलेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन ग्रामर के रूल से या वर्ड से रिलेटेड किस तरह से पूछे जाते हैं और इसे सॉल्व किस तरह से करना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें, क्योंकि नए नए जो वीडियोज़ मैं तैयार करूँगा नए नए चैप्टर्स पर, टॉपिक्स पर, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। पहला क्वेश्चन है, ही कम्स ऑफन टू आवर हाउस। देखिए, एक तो कम्स लिखा मतलब V5, ठीक है, और इसमें लगा दिया ऑफन मतलब एडवर्ब। ठीक है, जैसे ऑफन हुआ, यूजुअली हुआ, ठीक है, और क्या कहते हैं हम लोग, जनरली हुआ, यूजुअली हुआ, ऑफन हुआ। तो ये सारा जो वर्ड होता है ना, ये सेंटेंस को क्या करता है, किसी की आदत को बताता है। और चूंकि कम्स V5 मतलब प्रेजेंट में ही है, मतलब ये आदत को बता रहा है। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में आदत बताई जाए तो प्रेजेंट में ही बनता है, और ये प्रेजेंट में ही बना है। लेकिन जब एडवर्ब आ जाए ना, ऑफन, नेवर, एवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, तो ये हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है, और इसको यूज कहाँ किया, मेन वर्ब के बाद में, जो कि गलत हो गया। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये ऑफन हमेशा पहले आएगा और कम्स हमेशा बाद में जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ऑफन पहले किस ऑप्शन में है, तो सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। ठीक है, ध्यान ये देखिए कि यहाँ पे कम, ये तो V1 हो गया ना, और कम्स V5 है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर V5, इसलिए मेरा आंसर क्या बना, बी। सेंटेंस क्या बनेगा सही, ही ऑफन कम्स। ठीक है, मतलब आप समझ चुके होंगे आपका आंसर क्या बनेगा, बी सेक्शन। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर। फेयर मतलब मेला, जो भी किसी चीज़ का मेला आयोजित किया जाए, ठीक है, वो होता है। बोलता है मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स वेर मैथमेटिक्स टीचर्स। ठीक है, और क्या हुआ ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर्स, तो मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट होता है, तो इसमें तो एस लेटर लगा होगा, जैसा कि लगा हुआ है, गौर कीजिए यहाँ पर। और टीचर्स, तो एक टीचर तो पार्टिसिपेट किए नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेर। वर्ड का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, तो वर्ड को तो अंडरलाइन किया नहीं था डार्क से, मतलब ये सही है। अगर वर्ड सही है तो मेरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसके लिए प्लूरल ही आना चाहिए, तो टीचर्स भी प्लूरल रहेगा। और सेम गलती क्या हो गया ना कि यही चीज़ आपको ऑप्शन नंबर बी में दे दिया, तो गौर से देखिए, मैथमेटिक्स टीचर्स ही लिख दिया। ठीक है, तो आंसर तो मेरा ऐसे भी क्या बनेगा, बी। अगर कोई ऑप्शन नंबर डी लेना चाहते हैं तो डी भी ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिस्टेकनली दे दिए जाते हैं। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो जाता है। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लिखा मिलेगा, टीचर्स है टीचर्स, सेम ही ऑप्शन आ गया। तो जो ऑप्शन बच्चे लोग बी लेंगे उनको भी नंबर मिलेगा, जो डी लेंगे उनको भी नंबर मिलेगा। लेकिन जो लोग गलती से ए या सी लेंगे उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, वापस उनका नंबर डिडक्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं मिस्टेकनली, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, मैथमेटिक लिखा है, मैथमेटिक कुछ होता नहीं है, मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, टीचर इन मैथमेटिक्स नहीं होता। अगर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स लिखता तो हम इसको सोच भी सकते हैं कि गणित का टीचर। ठीक है, तो यहाँ इन गलत है, और यहाँ एक दूसरा गलती है कि यहाँ टीचर सिंगुलर लिखा था, जबकि होना चाहिए था टीचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग देम बाई देयर फर्स्ट नेम्स। बोलता है अमेरिकन्स, जो भी अमेरिकन है उनको कोई विरोध नहीं है मेरा उन्हें, ठीक है, उनके पहले नाम से पुकारने में। ये इसका हिंदी हुआ। ध्यान ये रखना होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट वर्ड आए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए ना, तो उसके साथ हमेशा टू लगाते हैं। अगर आप किसी चीज़ पे विरोध जाहिर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू। जैसे वह मेरे देर आने पर अपना विरोध जताता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ही ऑब्जेक्ट्स टू माई कमिंग लेट। क्या हो जाएगा, ही ऑब्जेक्ट्स टू माई कमिंग लेट। तो माई कमिंग लेट ये मेरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब ये तो विरोध करना हो गया, तो इसके साथ अगर हम किसी चीज़ पे विरोध जताते हैं तो टू प्रीपोजिशन का आना जरूरी होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर मात्र बी में ही टू का यूज किया है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट है द न्यूयॉर्क सिटी बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग। ठीक है, देखिए एवरी अदर नहीं, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी दूसरे बिल्डिंग से, तो किसी भी का इंग्लिश क्या होता है, एवरी नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनी। क्या होता है उसका इंग्लिश, एनी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा, एवरी, तो एवरी तो गलत है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन गलत है, मतलब एवरी की जगह क्या होना चाहिए था, एनी। जैसे ही हम यहाँ एनी करते हैं तो आंसर देखिए क्या बनेगा, एज हाई एज एनी अदर बिल्डिंग। ये ऑप्शन ढूंढिए तो कहाँ दिखा है, सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में। हो गया मेरा आंसर सी। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क सिटी बिल्डिंग जो है, जो न्यूयॉर्क सिटी में है, वो उतना ही ऊंचा है जितना दूसरा कोई बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, मतलब तो दूसरा जितना कोई दूसरा, तो कोई के लिए इंग्लिश होता है हमेशा एनी, न कि एवरी। ऑप्शन नंबर बी में भी एवरी लिखा था, ऑप्शन नंबर ए में भी एवरी लिखा था, ये दोनों गलत है। एवरी अदर कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, जब भी होता है तो एनी अदर होता है, जो मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में भी पढ़ा दिया है। आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। बट हियर अगेन there are allegations of indiscriminate reclamations and acquisition to the farmland by the Adonis। Adonis मतलब होता है सुंदर युवा लोग जो होते हैं उनको एडोनिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समझ में आए ना आए, यहाँ एंड दिख रहा है क्वेश्चन में, तो जब भी एंड लिखा मिले तो रूल आपको क्या पढ़ाया मैंने कि एंड के पहले और एंड के बाद में आपको रिलेशन देखना होता है, सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड के पहले और एंड के बाद में क्या देखना है कि मेरा रिलेशन सेम होना चाहिए। मतलब है कहने का कि एंड के पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो एंड के बाद भी वन आएगा, एंड के पहले नाउन हो तो एंड के बाद भी नाउन आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, रिक्लेमेशंस एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू लिखा है, अपने साथ क्या लेता है, एक्विजिशन ऑफ, किसी चीज का अधिग्रहण कर लेना। तो एक्विजिशन के साथ क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ। हमें ऑप्शन में ये देखना है कि ऑफ लिखा गया है, क्योंकि एंड के पहले का रिलेशन तो सही है, रिक्लेमेशन IAONS ION लगा मतलब नाउन है, एक्विजिशन ION लगा मतलब नाउन है, तो दोनों तरफ नाउन है रिलेशन, तो यहाँ टू गलत था, टू की जगह क्या होना चाहिए था, ऑफ। अब ऑफ वाला ऑप्शन आप देखिए कि कहाँ कहाँ दिया है। ऑफ वाला ऑप्शन हमको बी में दिख रहा है एक्विजिशन ऑफ, और सी में भी दिख रहा है एक्विजिशन ऑफ, मतलब ए ऑप्शन गलत है और मेरा डी ऑप्शन भी गलत है। अब जब इस तरह का ऑप्शन मिले ना दोनों, तो हम मैच करेंगे दोनों ऑप्शन को। रिक्लेमेशन दोनों में दिया, यहाँ क्या लिखा है एज वेल एज, और यहाँ क्या लिखा एंड। क्वेश्चन में क्या था एंड, जब एंड क्वेश्चन में है तो आंसर भी क्या लेंगे, एंड वाला, मतलब बी ऑप्शन गलत है, मेरा आंसर क्या बनेगा, सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ना रिक्लेमेशन का पता होगा ना एक्विजिशन का हिंदी पता होगा, लेकिन हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको मतलब जिस चीज़ से था वो हमको दिख गया, एक्विजिशन के साथ ऑफ लगाते हैं प्रीपोजिशन, या आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया भी गया है, आप इतना देखेंगे आपका आंसर मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स, ये लिखा, तो आपको ये मैंने आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया था कि जब भी कोई वर्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3 वर्ड में लिखा मिले, मेरा क्वेश्चन तो यही बोल्ड किया, और 3 वर्ड मतलब 3 हुआ 1, ईयर हुआ 2 और डिग्री हुआ 3, तो 3 वर्ड में जब भी कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मिले तो रूल क्या बताया गया था कि बीच वाला जो वर्ड होगा वो हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगुलर अगर होना चाहिए तो यहाँ पे ईयर्स की जगह ईयर होना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, अ 3 year डिग्री कोर्स। गौर कीजिए, अ 3 years लिखा, गलत हो गया, एन 3, तो 3 मतलब टी तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो उसके पहले तो एन लगने का सवाल ही नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन मेरा क्या था, गलत था। समझ में आ चुका होगा अभी तक गलत क्यों हुआ। ये गलत हुआ क्योंकि 3 टी के पहले तो आर्टिकल एन लगता नहीं है, वॉवेल के पहले लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है मेरा। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हुआ कि 3 के बाद यहाँ ईयर होना चाहिए था, मतलब वहाँ ईयर्स लिखा, इसीलिए दोनों ऑप्शन गलत। मेरा बचा क्या है, बी 3 year डिग्री कोर्स। अब यहाँ पे देखिए जब हाइफन लग जाए तो हाइफन के बाद क्या बताया गया था नाउन में कि नाउन सिंगुलर आता है, यहाँ ईयर सिंगुलर है, मतलब बी मेरा 100% सही आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एज सुन एज विंटर सेट्स इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग सडनली। देखिए ये ग्रामर का सबसे इजी रूल पे है, सिंटैक्स में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और प्रोनाउन में भी पढ़ा चुका हूँ रूल कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो यह स्टार्ट्स होना चाहिए था, नाउन तो प्लूरल दिया टूरिस्ट्स, लेकिन स्टार्ट की जगह क्या होना चाहिए था, स्टार्ट्स। अब देखिए स्टार्ट्स कहाँ लिखा है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स इंक्रीजेज, देखिए यही स्टार्ट्स हटाकर क्या लिख दिया, इंक्रीजेज लिख दिया, V5 भी है ना, यहाँ आर लिखा प्लूरल, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है।
यहाँ देखिए स्टार्ट प्लूरल लिखा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो बचता क्या है सी, और ये हो गया सही। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीजेज सडनली, मतलब जो टूरिस्टों की संख्या होती है वो अचानक बढ़ जाती है। इंक्रीजेज V5 है, सिंगुलर है, मतलब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इज रिस्पेक्ट रियली प्रीफरेबल दैन मनी, एडजेक्टिव चैप्टर में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और प्रीपोजिशन में भी कि प्रीफर हो या प्रीफरेबल इसके साथ टू लगाते हैं। तो जैसे ही दैन को हटाकर टू लगाएंगे तो रूल सेंटेंस क्या बनेगा, प्रीफरेबल टू मनी। देखिए तो प्रीफरेबल टू मनी कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन में, आंसर हो गया मेरा ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ही पता होगा ये रूल। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लिखा है स्पीच वॉज मार्क्ड बाई डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, एंड स्कॉन, स्कॉन मतलब घृणा, स्कॉन फॉर हिज अपोनेंट्स पोजीशन। ये तो क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है मार्क्ड। मार्क जो वर्ड होता है ये अपने साथ बाई प्रीपोजिशन कभी नहीं लेता है। ये हमेशा याद रखना है कि मार्क्ड विथ होता है, मतलब होता है अपना पहचान बना लेना। किसी भी चीज़ की पहचान बने तो उसके लिए हम लोग मार्क्ड विथ कहते हैं, ठीक है। तो मतलब मार्क्ड बाई तो गलत है, तो मेरा डी ऑप्शन तो गलत है, नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता है, सॉरी ये तो गलती से गलती दूसरे ऑप्शन में आ गए हम लोग। यहाँ है क्वेश्चन, डी ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता है, नो इम्प्रूवमेंट। मेरा बचा क्या, ABC। अब देखिए मार्क्ड विथ कहाँ लिखा है, ए में लिखा, बी में लिखा, यहाँ मार्क्ड बाई लिखा है सी में, मतलब ये गलत है। अब मेरा आंसर ए और बी में ही कोई एक होना है। तो ध्यान दीजिए मेरा सेंटेंस यहाँ वाज पास्ट में शुरू हुआ, तो आंसर भी हमें क्या लेना होगा, पास्ट में ही। और यहाँ देखिए ए में क्या लिखा है, इज, प्रेजेंट है, मतलब गलत है। मेरा आंसर क्या बना, बी। हिज स्पीच वाज मार्क्ड विद डिसएग्रीमेंट एंड स्कॉन फॉर हिज अपोनेंट्स पोजीशन, आंसर हो गया मेरा बी। नेक्स्ट है चंगू इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन चंचू। देखिए ये रूल जो है वो एडजेक्टिव का रूल नंबर 1 है। मैं आपको पहले ही रूल नंबर 1 में ही पढ़ाया था कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं, पॉजिटिव कंपेयर, ठीक है, तो रूल क्या होता है ना कि एज, फिर बीच में जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, और फिर आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, एज। एज डैश एज, ये डैश में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए एज लिखा, टॉल पॉजिटिव डिग्री हुआ, और इसके बाद एज गायब है। तो मतलब क्या है कि एज टॉल एज होना चाहिए था यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ एज को प्लेस करेंगे मेरा रूल क्या बनेगा, चंगू इज एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन चंचू। देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, एज टॉल एज। एज टॉल एज हमें सी में दिख रहा है, एज टॉल एज हमें बी में भी दिख रहा है। अब मिलाइए आगे क्या है, इफ नॉट टॉलर देन, इफ नॉट टॉलर टू लिखा तो बी गलत हो गया, आंसर क्या बना मेरा, सी, इफ नॉट टॉलर देन, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे पढ़ाए हुए रूल्स को चैप्टर्स के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प मिलने वाला है। ये सारा रूल्स आपको पढ़ाए हुए अभी तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको डील किया। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं कि इकलौता मैं ही टीचर हूँ जिससे आपको पढ़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए 11 नंबर रूल पे देखते हैं। द बिगर डिलेमा फेसिंग दीज मेगा स्टोरीज, हाउ टू रिटेन कस्टमर्स आफ्टर द नोवेल्टी वियर थिन। देखिए गौर कीजिए, यहाँ वियर, वियर का मतलब हो गया V1, V1 मतलब प्लूरल वर्ब, और यहाँ देखिए नोवेल्टी लिखा है, नोवेल्टी मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ V5 होना चाहिए था सिंगुलर, या पास्ट में लेंगे तो V2 होना चाहिए था, वियर का V2 वर्ड। ऑप्शन में देखिए कूल्स प्रेजेंट में है, वियर्स प्रेजेंट में है, वियर्स प्रेजेंट में, मतलब आंसर हमको प्रेजेंट में ही लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, नोवेल्टी सिंगुलर है तो वियर में क्या लगा लेना है, एस, वियर्स, और वियर्स थिन, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया ना, हो गया मेरा आंसर। हमको बाकी कोई ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में वो सिंगुलर, प्लूरल और टेंस पे होता है। तो आप सिंगुलर, प्लूरल और टेंस को भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। कुछ लोग होंगे जो चले जाएंगे सीन्स फॉर को देखकर हैज, हैव पर या हैड पर, लेकिन टेंस में मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि लास्ट पास्ट एगो अगर सेंटेंस में है तो इसके साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ V2 का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके साथ कौन से रूल का यूज करते हैं, V2 का, ठीक है। अब देखिए आप ऑप्शन में कि V2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। हमें कहीं कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, इस पे वो चले जाते हैं और उनसे गलती हो जाती है। लेकिन रूल जो है लास्ट पास्ट के साथ V2 मतलब V2, आंसर स्लेप्ट दिख गया, V2 आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट, आई हैव सीन द फिल्म एंड सी ऑल्सो हैज़, ठीक है। जब हम सेंटेंस को, ठीक है, किसी एडवर्ब से जोड़ते हैं, ठीक है, ऑल्सो और नॉट, ठीक है, इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है,
पहले क्या आएगा, एडवर्ब के ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो गौर कीजिए यहाँ ऑल्सो एडवर्ब सेंटेंस को जोड़ा और इसके ठीक बाद में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सब्जेक्ट को। तो गौर कीजिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, सी। सी मतलब सिंगुलर, तो इसके साथ हैज भी सिंगुलर, मतलब आंसर क्या ले लेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। मतलब मेरा सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट सही है। हम किसी भी ऑप्शन को नहीं देखेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ या यह क्यों हो सकता है, कुछ भी नहीं। आंसर हमें देखना था। रूल हम देख चुके हैं, रूल हम पढ़ा चुके हैं आपको एडवर्ब में कि जैसे ही सेंटेंस एडवर्ब से जुड़ता है वहाँ इन्वर्सन के रूल को फॉलो करते हैं। इन्वर्सन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आ चुका है मतलब सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। ही इज इन वांट ऑफ, वांट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। ही इज इन वांट ऑफ रिलायबल सर्वेंट, मतलब क्या है कि उससे एक भरोसेमंद नौकर की कमी है या जरूरत है। क्योंकि यहाँ देखिए वांट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, लेकिन यहाँ रिफ्यूज दिया, डिक्लाइन दिया और नीड दिया। तो हमें इन तीनों वर्ड में ही सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि सही सब्स्टिट्यूशन कौन सा है। तो सही सब्स्टिट्यूशन क्या लग रहा है, ही इज इन नीड्स, ठीक है। ही नीड्स अ रिलायबल सर्वेंट, मतलब उसे एक भरोसेमंद नौकर की आवश्यकता है। तो आंसर क्या लेंगे, बी। कभी भी इस तरह का जब फ्रेजल दे दे, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन में वर्ड दे दे, तो आपको सेंटेंस के मीनिंग के थ्रू जाना होता है, ठीक है, कि सेंटेंस में इस फ्रेज का मतलब क्या निकल रहा है। कभी भी फ्रेज के मतलब के थ्रू नहीं जाना है, सेंटेंस के मीनिंग के थ्रू आपको फ्रेज का मीनिंग गेन करना है, ठीक है, तभी आपका सही आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट फ्रेज के थ्रू आंसर ढूंढेंगे तो आपसे बहुत बड़ी गलती होगी, और एसएससी ऐसा ही करता है। चलिए नेक्स्ट है, ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग, ठीक है। ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ही युवा था, इतना युवा था जितना उसे नहीं होना चाहिए। इसका हिंदी होगा, और ये सही भी दिख रहा है। जब कारण बताना हो तो कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं, और सेंटेंस का हिंदी भी सही है। आंसर क्या लेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। आई होप दैट आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास, देखिए आई होप दैट, होप के साथ दैट का यूज नहीं करता। आई होप आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास, या आई होप यहाँ आप कॉमा का यूज कर सकते हैं, आई होप आई शैल गेट अ फर्स्ट क्लास। प्रेजेंट का और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हमेशा नो एरर, तो ये आपका रहा प्रेजेंट, ये रहा फ्यूचर, मतलब सेंटेंस तो सही था, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दैट कंजंक्शन लगाकर सेंटेंस को रॉन्ग कर दिया। हम इसे हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई होप आई शैल। मेरा यहाँ दिया था बी में, आई होप आई शैल, आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक वाज सीन, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि जब भी सेंटेंस भी4 से शुरू हो ना, वाइल का मतलब होता है के दौरान, बोलता है सड़क क्रॉस करने के दौरान एक सांप देखा गया। ये तो सेंटेंस का हिंदी हो गया, लेकिन किसने देखा, ये क्लियर है क्या? और मान लीजिए क्लियर है भी नहीं तो उससे भी कोई मतलब नहीं, हम इसे चेक करके देखते हैं ये सेंटेंस सही है गलत। क्रॉसिंग मतलब भी4 हो गया, तो जब सेंटेंस भी4 से शुरू हो जाए तो कॉमा के बाद वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे और इसको हम यहाँ प्लेस करके हिंदी निकालेंगे। अगर हिंदी सही आया तो आंसर नो एरर होगा, हिंदी गलत आया तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्नेक, अगर स्नेक यहाँ से यहाँ आ गया क्रॉसिंग के पहले तो हिंदी क्या निकलेगा, स्नेक क्रॉसिंग द रोड। सांप सड़क पार कर रहा था, सांप देखा गया, सांप सड़क पार कर रहा था और सांप देखा गया, हिंदी सही होगा, गलत। हिंदी क्या होगा सही, अ स्नेक, यहाँ देखिए कॉमा के बाद क्या, स्नेक, तो यहाँ भी स्नेक है, यहाँ भी स्नेक, मतलब ये दोनों गलत। सेंटेंस क्या होगा सही मेरा, बी। ही सॉ ए स्नेक, मतलब क्या होगा, वाइल क्रॉसिंग द रोड ही सॉ ए स्नेक, मतलब जब वह रास्ता क्रॉस कर रहा था तो उसने एक सांप को देखा। मेरा सब्जेक्ट क्या था, ही था, आंसर होगा बी। इफ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। ये रूल मैं आपको 10 से पढ़ा चुका हूँ कि इफ के बाद अगर सेंटेंस में वुड हैव लिखा मिले, कहीं भी सेंटेंस में वुड हैव और भी3 लिखा मिले तो इसका रिलेशन किससे होता है, इफ प्लस हैड प्लस भी3 से। इफ हैड भी3, और इफ हैड भी3 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, यदि आपने कड़ी मेहनत की होती, यू वुड हैव फर्स्ट क्लास, आप फर्स्ट क्लास पाए होते हैं। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी। ये टेंस के रूल में आपको पढ़ाया जा चुका है। नेक्स्ट है, द न्यू सुल्तान हैज बीन एबल टू बेयर अप ऑल अपोजिशन। देखिए बेयर अप लिखा, बेयर अप का मतलब ये फ्रेजल होता है, ठीक है, और आपको फ्रेजल वर्ब जब तक याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए हम आपको हिंदी बता देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। बेयर अप का मतलब होता है कोप, कोप का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, ठीक है।
अब हिंदी निकालिए। जो नया सुल्तान है वो उस योग्य है या सक्षम है कि वो जितने भी विरोधी हैं उनका सामना कर सके। हिंदी सही आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। बेयर डाउन, बेयर ऑफ, बेयर आउट का मतलब क्या है? हमको देखना तक नहीं है। अगर आप इसको समझने जाइएगा या ऑप्शन ढूंढिएगा तो ये गलत ही होना है। इसीलिए फ्रेजल वर्ब में कोई रूल नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब का एक ही रूल है कि आपको हिंदी याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है द वॉचमैन वॉज ऑन अलर्ट। ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेजल में दिया और वर्ड दे दिया आपको, ठीक है। सॉरी, ये जो वर्ड नहीं दिया सेम ही है। तो आपको देखना है कि वॉज ऑन अलर्ट लिखा है तो आर्टिकल चैप्टर आपने ये पढ़ा है, उसमें क्या बताया गया कि कुछ वर्ड फ्रेजल होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेजल ही, सॉरी आइडोमेटिक होते हैं और ये आइडोमेटिक आपको लिखा गया। सेंटेंस क्या होना चाहिए था सही? ऑन द अलर्ट, ये होता है सही जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा था, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा? द वॉचमैन वाज ऑन द अलर्ट ऑल नाइट, मतलब पूरी रात वो क्या था? बहुत ही अलर्ट था। तो ये फिर बता रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन आते जा रहा है फ्रेजल वो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि अगले बार जब भी आए तो आप सही बनाएं। राइस इज टू द जैपनीज वाइल पोटैटोज आर टू मैनी यूरोपियन, ये एक कहावत है, ठीक है। इसका हिंदी क्या निकलेगा पता है? सही हिंदी क्या होता है बिना वाइल का यूज किए हुए? बोलता है जो महत्व जापान में चावल का है ठीक वही महत्व यूरोप में आलू का है, ठीक है। ये इसका हिंदी हुआ। तो बोलते हैं जो, तो जो के लिए जब सेंटेंस जोड़ना हो तो हम लोग किससे जोड़ते हैं? व्हाट से, ना कि वाइल से। ना वाइल से जुड़ेगा, ना विच से, ना दैट से, किसी भी चीज़ से नहीं, हमेशा किससे जोड़ते हैं? व्हाट से, ठीक है। जब भी बोलना हो जो मतलब यह आपके लिए रखता है वही मतलब यह मेरे लिए रखता है, तो हमेशा जो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? व्हाट। नेक्स्ट है इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडंट कम टू सी मी, ठीक है। देखिए बोला इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस, ठीक है। सिंस से जब कोई सेंटेंस को जोड़ा जाए, ठीक है, तो सिंस के पहले हैज, हैव और भी3 मतलब प्रेजेंट में बनाएंगे सेंटेंस, और सिंस के बाद पास्ट मतलब भी2 पे बनाते हैं, ठीक है। अब हिंदी निकाली। बोलता है लंबा समय बीत गया है आपको मुझसे नहीं मिले हुए, ये सेंटेंस होगा सही, या आपको मुझसे मिले हुए, यही कहते हैं ना कि बहुत लंबा समय बीत गया आपसे मिले हुए। तो मिले हुए मतलब यहाँ जो सेंटेंस है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, और लिखा क्या है? निगेटिव में, मतलब ये ऑप्शन गलत, और नॉट लगा इसमें मतलब ये भी ऑप्शन गलत। अब बचता है ए और सी। देखिए ए लिखा है केम पास्ट में और सी लिखा है कम प्रेजेंट में, तो मेरा तो यहाँ ऑप्शन क्या था? पास्ट में, तो आंसर क्या बनेगा मेरा? ए, केम। समझ में आ चुका होगा रूल कौन सा फॉलो किया, ठीक है, कि सिंस के पहले प्रेजेंट और सिंस के बाद में क्या यूज करते हैं? पास्ट। पास्ट में भी कौन सा पास्ट? सिर्फ भी2। ही कम्स हियर ऑफन, डोंट ही, देखिए डोंट लिखा और ही, तो ही सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ होना क्या चाहिए था? डजंट, और डजंट का मतलब कहाँ लिया है? सी में। डजंट ही हो गया मेरा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर आई डिड, देखिए अभी तुरंत बता रहे थे इन्वर्सन का रूल कि जब सेंटेंस और से, नॉर से, ठीक है, इन सब चीज़ से जोड़ा जाए तो इन्वर्सन के रूल को फॉलो करते हैं। इन्वर्सन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, मतलब डिड पहले आएगा तब आई, ठीक है। देखिए नॉर डिड आई ऑप्शन नंबर ए में लिखा था, आंसर हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द विक्टोरियन एरा नोटेड द एंड ऑफ ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन रिलीजन। बोलता है जो विक्टोरियन एरा था, मतलब जो विक्टोरिया का युग था, ठीक है, वह मानव के डिपेंडेंस या मतलब निर्भरता या धर्म का अंत जो होता है उसका पहचान बना। तो जब कोई चीज़, किसी चीज़ का पहचान बने तो उसके लिए हम लोग मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है वर्ड? मार्क, न कि नोट, इंडिकेट या शोड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शो पे जाएंगे, लेकिन शो गलत होगा। आंसर क्या होता है? मार्क। जब कोई चीज़ किसी चीज़ का पहचान बनता है तो उसके लिए हमेशा मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 1947 मार्क द इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 जो भारतीय आज़ादी को क्या हुआ? एक पहचान बना, वहाँ पे मार्क्ड होगा। सोड या इंडिकेटेड लिख देंगे तो गलत होगा। नेक्स्ट है द इनिमी बीटेन एट एवरी पॉइंट, ठीक है। बीटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बीट बेट बीटेन, और भी3 हम लोग जल्दी यूज नहीं करते हैं तब तक जब तक हैज हैव हैड ना लगा हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो भी3 लिख दिया डायरेक्ट, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। अब बचता है सी, ए और बी। हिंदी क्या होना चाहिए था? जो दुश्मन है या जो शत्रु है उसे हर बिंदुओं पर हराया गया और वो क्या हुआ? युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। तो हराया गया
मतलब पैसिव वॉइस का यूज कहाँ दिया है, वाज बीटन। आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन ध्यान यहाँ भी रखना है ए में भी, देखिए हैविंग बीन बीटन ये भी पैसिव हो गया, तो आंसर मेरा ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। तो हमें देखना है चूज किसको करना है सही। तो देखिए द इनेमी हैविंग बीन बीटन या इनेमी वाज बीटन, शत्रु को हराया गया, मैदान छोड़कर भाग गया, या शत्रु हराए जाने के बाद मैदान छोड़कर भाग गया, दोनों में किसका हिंदी अप्रोप्रिएट और सही दिख रहा है। निश्चित सी बात है, शत्रु को हराया गया उसके बाद वो मैदान छोड़कर भाग गया, तो हराया गया और उसके बाद, तो हराए जाने के बाद ये हुआ हिंदी, और ये हिंदी सही क्या हो गया, ए। मतलब बी सही होने के बावजूद भी गलत है, अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली यूज क्या हो गया, ए। इसलिए आंसर लेंगे ए, द एनिमी हैविंग बीन बीटन, दुश्मन को हराए जाने के बाद मैदान से भाग गया। द टीचर टीचेज अस ग्रामर, सॉरी सी टीचेज अस ग्रामर इजंट इट, क्वेश्चन टैग लगाया, तो जब भी क्वेश्चन टैग लगाए तो मेरा जो सब्जेक्ट होता है वही टैग में आता है सब्जेक्ट बनकर। यहाँ सी लिखा तो यहाँ इट कैसे, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, सी। और देखिए वहाँ पे टीचेज V5 है, तो यहाँ इजंट की जगह मेरा वर्ब जो होगा वो क्या होना चाहिए था, डजंट। देखिए डजंट सी वाला ऑप्शन कहाँ दिया, बी में। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज गेनिंग मूवमेंट एवरी डे, अगर कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ते जाए और अपना पहचान बनाते चला जाए, ठीक है, जिसको हम लोग लय कहते हैं एक लय बन गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। जैसे आप देखते होइएगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है कि बॉलर हो या बैट्समैन, अगर बॉलर विकेट लेना शुरू कर दे या बैट्समैन रन बनाना शुरू कर दे, स्कोर कंटिन्यू, तो बोला था ना कि ये मोमेंटम बन गया। मोमेंटम मतलब वो अपना एक क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी तैयार कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट है सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, बोल रहा है शी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन, अफेक्शन मतलब होता है लगाव, और आगे क्या बोल रहा है, एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, और इसे कोई भी गलत, ठीक है, या बिना मतलब का कोई घमंड नहीं है। तो अफेक्शन तो हो गया लगाव, और एंड के बाद दे रहा है निगेटिव, तो यहाँ अफेक्शन की जगह क्या होना चाहिए था, वो देखिए बोल रहा है एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, एफिक्लिक्शन मतलब कष्ट, और बचता क्या है यहाँ पे, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब होता है दिखावा, वो पूरी तरह से बिना दिखावे की है और उसको कोई भी घमंड नहीं है, मतलब वो कोई दिखावा नहीं करती है और साथ में उसमें कोई दिखावे वाला झूठा घमंड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, बोल क्या रहा है कि वो पूरी तरह से बिना अफेक्शन की है और उसमें कोई भी दिखावटी घमंड नहीं है। तो देखिए एंड के पहले और एंड के बाद में तो रिलेशन सेम होता है, ठीक है, ये आपको पहले ही बताया गया। तो इधर बोल रहा है कि उसमें कोई स्नेह नहीं है, और आगे क्या बोल रहा है, कोई बाहरी दिखावटी घमंड नहीं है, तो दोनों का तो रिलेशन सेम बैठ नहीं रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा वर्ड सेम दे रहा है, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, अफ्लिक्शन मतलब दुख कष्ट या पीड़ा, और अफेक्टेशन मतलब दिखावा। तो देखिए एंड के बाद भी क्या बोल रहा था, कोई भी दिखावटी घमंड नहीं है, तो एंड के पहले भी क्या हो जाएगा, उसके पास कोई पूरी तरह से कोई दिखावा नहीं है, मतलब आंसर क्या बनेगा मेरा, सी। सी इज क्वाइट विदाउट अफेक्टेशन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है प्रीपोजिशन में कि कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में ऑन लिखा भी था, आंसर हो गया मेरा बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेज, देखिए प्लेज मतलब हो गया काउंटेबल, मतलब क्या होगा, नाटक, कीर्ति, रचना, उपन्यास, जो भी कुछ हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेज कहते हैं। और मच हो गया बहुत, बहुत मतलब अनकाउंटेबल, तो मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, ये आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया गया था। और मेनी का यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, तो मच मतलब बहुत, तो इसका हमें सिनोनिम्स देखना है, तो ये सिनोनिम्स कहाँ दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में, ठीक है, मेनी, तो आंसर भी मेरा क्या बन गया, बी, ठीक है। आई हैव सीन मच ऑफ द प्लेज, गलत, आई हैव सीन मेनी ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर एक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर ₹2 लाख, देखिए बोल रहा है कि मैंने इस घर को 1970 में 2 लाख में खरीदा, तो बात कब की हो रही है, 1970, बीते समय की। तो जब बीते समय का बात हो, पास्ट का, तो मेरा वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, सेकंड फॉर्म में, और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में, गलत हो गया। V2 मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में, मतलब मेरा आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट है द चाइल्ड डाइड फ्रॉम जॉन्डिस। ये भी आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि जब कोई आदमी भूख या बीमारी से मरे तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, द चाइल्ड डाइड ऑफ जॉन्डिस, ये होगा सही। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आई विल फोन यू आफ्टर आई शैल अराइव। ठीक है, तो आई शैल फोन यू ये हो गया मेरा फ्यूचर, और आगे क्या लिखा, आफ्टर आई शैल अराइव, शैल भी हो गया फ्यूचर, जबकि आपको सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से होता है। प्रेजेंट कहने का मतलब यहाँ से जैसे ही शैल हटाएंगे सेंटेंस क्या होगा, आई अराइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, बी। तो ये हुआ आज के लिए 35 क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। मुझे उम्मीद है अभी आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखें, समझें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।